क्या एक कलाकार की आवाज सत्ता के गलियारों तक गूंज सकती है? क्या कुछ मिनट की कमेंट्री किसी ऐसी हलचल को जन्म दे सकती है जिसके बाद पूरा देश सवाल पूछने लगे? और जब एक तरफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई की खबरें सुर्खियां बन रही हों, वहीं दूसरी तरफ वही शख्स पहले से भी ज्यादा बेखौफ अंदाज में कैमरे के सामने दिखाई दे, तब आखिर असली कहानी क्या होती है? आज हम आपको दिखाएंगे इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत से आखिर तक की पूरी टाइमलाइन। कौन सी घटना पहले हुई, किस बात ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा किया, किन दावों ने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया, और आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरे मामले को एक साधारण खबर से देशव्यापी बहस में बदल दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है। आखिर तक पहुंचते पहुंचते कई ऐसे सवाल सामने आएंगे जिनके जवाब शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आखिरी खुलासा पूरी कहानी का मतलब बदल सकता है। सालों बाद एक बार फिर से बोले शेखर सुमन और फिर पड़ गया इनकम टैक्स का छापा। देश की सरकार से हुआ सवाल कि क्या हर बोलने वाले के घर पर पड़ने लगेंगे छापे। जरा सोचिए कि देश की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक जांच एजेंसी एक मशहूर अभिनेता के बिजनेस पार्टनर के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करती है, और हर कोई ये मान लेता है कि अब उस अभिनेता की बोलती हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। वो डर जाएगा, वो सहम जाएगा और अपने कदम पीछे खींच लेगा। लेकिन ठीक उसी दिन की शाम को वो अभिनेता कैमरे के सामने आता है और एक ऐसी दहाड़ लगाता है जो सीधे देश के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे इंसान के फैसलों को चुनौती दे देती है। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस दौर को याद करना होगा जब हमारे देश में टेलीविजन पर एक ऐसा शो शुरू हुआ था जिसने देश के हर घर के ड्राइंग रूम में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। 90 का दशक वो समय था जब टीवी पर सिर्फ गिने चुने शोज आते थे, और उसी दौर में एक नया चेहरा सामने आता है जिनका नाम है शेखर सुमन। शेखर सुमन ने उस वक्त एक शो शुरू किया था जिसका नाम था मूवर्स एंड शेकर्स। ये कोई आम शो नहीं था, बल्कि ये भारत के इतिहास में एक ऐसा पहला शो था जिसने बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल सटायर यानी राजनीतिक व्यंग को आम जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया था। उस समय देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी, और शेखर सुमन बिना किसी डर के रोज रात को आकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष की नेता सोनिया गांधी तक का मजाक उड़ाया करते थे, उनकी मिमिक्री किया करते थे और उनके राजनीतिक फैसलों पर चुटकी लिया करते थे। दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में इस बात को बहुत ही सामान्य माना जाता था। खुद वाजपेयी जी भी उस शो को बड़े चाव से देखते थे, और एक बार तो जब शेखर सुमन उनसे आमने सामने मिले तो वाजपेयी जी ने हंसते हुए कहा था कि कभी मेरे सामने भी ये मिमिक्री करके दिखाओ। यानी उस दौर में राजनीति और कला के बीच एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता था जहां आलोचना को भी सम्मान दिया जाता था और किसी के पेट में दर्द नहीं होता था। लेकिन समय बदला, राजनीति बदली, और देखते ही देखते देश का पूरा माहौल ही बदल गया। शेखर सुमन सालों तक टीवी की दुनिया से दूर है, और फिर अचानक लगभग 1 महीने पहले वो डिजिटल दुनिया में अपना एक नया कदम रखते हैं। वो YouTube पर अपना एक नया शो लेकर आते हैं जिसका नाम रखा जाता है शेखर टुनाइट। अब इस शो को शुरू हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, और देखते ही देखते इस चैनल ने 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया। इस शो की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके शुरुआती एपिसोड में ही देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद मेहमान बनकर पहुंचे। उनके बाद देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस भी इस शो का हिस्सा बनी, और बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जैसे बॉबी देओल और फराह खान भी शेखर सुमन के इस मंच पर आकर बैठ गए। लेकिन लोग इस शो को सिर्फ मेहमानों के लिए नहीं देख रहे थे, बल्कि लोग इस शो को देख रहे थे शेखर सुमन के उसी पुराने 90 के दशक वाले बेबाक अंदाज के लिए, जो वो शो की शुरुआत में अपनी कमेंट्री के जरिए पेश करते थे। शेखर सुमन ने एक बार फिर से वही काम शुरू कर दिया जो वो आज से सालों साल पहले करते थे, यानी देश की मौजूदा व्यवस्था और सरकार पर अपने चुटीले अंदाज में कटाक्ष करना। लेकिन आज का दौर 90 का दशक नहीं है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, और आज लोगों का हाजमा राजनीतिक चुटकुलों को लेकर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। जैसे ही शेखर सुमन ने अपने शो के जरिए सरकार की नीतियों पर हल्के फुल्के अंदाज में तंज कसना शुरू किया, वैसे ही सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की सुगबुगाहट शुरू हो गई। लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे कि भाई, इस दौर में जब बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े नेता सरकार के खिलाफ बोलने से कतराते हैं, तब शेखर सुमन इतनी हिम्मत कहां से ला रहे हैं? वो खुलेआम मोदी सरकार का नाम लेकर उनके दावों पर सवाल उठा रहे हैं और मुस्कुराते हुए ऐसी बातें कह जाते हैं जो सीधे सत्ता की दुखती रग पर जाकर लगती हैं।
अभी लोग ये सोच ही रहे थे कि शेखर सुमन को ऐसा करने से कोई डर क्यों नहीं लगता कि तभी अचानक एक ऐसी खबर आती है जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। गुरुवार के दिन अचानक ये खबर मीडिया में फैलती है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने कलानी इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी और उसके निदेशक धर्मेंद्र संगानी के ठिकानों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत एक बहुत बड़ी छापेमारी की है। जब ये खबर सामने आई तो शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि इसका वास्ता किससे है, लेकिन जैसे ही इस कंपनी की गहराई में जांच की गई तो पता चला कि ये धर्मेंद्र संगानी कोई आम कारोबारी नहीं है, बल्कि ये शेखर सुमन की जो अपनी फिल्म अकेडमी चलती है उसके को-फाउंडर और शेखर सुमन के बेहद करीबी बिजनेस पार्टनर हैं। जैसे ही ये कनेक्शन सामने आया वैसे ही पूरे देश के मीडिया और सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा शुरू हो गई कि अब तो शेखर सुमन का खेल खत्म हो चुका है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये कोई आम कानूनी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये उस बेबाकी का इनाम है जो शेखर सुमन पिछले 1 महीने से अपने YouTube चैनल पर दिखा रहे थे। हर तरफ ये माहौल बन गया कि अब शेखर सुमन डर जाएंगे, वो अपना अगला वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, वो सरकार से माफी मांगेंगे या फिर पूरी तरह से खामोश हो जाएंगे। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी किसी के करीबी पर ऐसी एजेंसियों का शिकंजा कसता है तो बड़े से बड़े सूरमा भी अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। लेकिन इस बार कहानी का क्लाइमैक्स कुछ और ही लिखा जाना था। गुरुवार को छापा पड़ता है, शुक्रवार की सुबह पूरे देश में इस छापे की चर्चा होती है और हर कोई शेखर सुमन के अगले कदम का इंतजार कर रहा होता है। और फिर आती है वो शाम जिसने पूरे मामले का पासा ही पलट कर रख दिया। शेखर सुमन ने अपने चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड किया जिसमें उनके साथ मशहूर सिंगर सुनिधि चौहान मौजूद थीं। हर कोई ये सोच रहा था कि इस वीडियो में शेखर सुमन शायद डरे हुए दिखेंगे या फिर वो इस बार राजनीति पर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन शेखर सुमन ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने उस वीडियो में डरने के बजाय एक ऐसी दहाड़ लगाई जिसने सरकार के हर उस मुद्दे को छू दिया जो इस वक्त देश में सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं। शेखर सुमन ने अपने उस वीडियो में देश में चल रहे पेपर लीक के मामलों और बार बार होने वाले री एग्जाम्स पर ऐसा तंज कसा कि सुनने वाले दंग रह गए। उन्होंने देश में चल रहे अच्छे दिनों के वादों पर चुटकी ली। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के नारे का जिक्र करते हुए व्यवस्था की खामियों को उजागर किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा, जिससे यह साफ हो गया कि वो किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक सच्चे कलाकार की तरह व्यवस्था पर व्यंग कर रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी और सबसे तीखी चोट अब भी आना बाकी थी, जिसने इस वीडियो को पूरे देश में वायरल कर दिया। शेखर सुमन ने अपनी कमेंट्री के दौरान एक ऐसा मुहावरा इस्तेमाल किया जो इस वक्त देश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने सीधे सीधे देश की सत्ताधारी पार्टी की वॉशिंग मशीन वाली छवि पर एक बहुत बड़ा मजाक उड़ा दिया। शेखर सुमन ने हंसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दफ्तर के बाहर एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगा लेना चाहिए और उस बोर्ड पर लिखा होना चाहिए कि इंडियाज फाइनेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टवर्दी ड्राई क्लीनर्स, यानी भारत के सबसे बेहतरीन और सबसे भरोसेमंद ड्राई क्लीनर्स। क्योंकि देश का कोई भी नेता हो, उस पर कितने भी दाग लगे हों, जैसे ही वो इस दफ्तर के अंदर जाता है उसके सारे दाग धुल जाते हैं और वो बिल्कुल साफ सुथरा होकर बाहर निकलता है। शेखर सुमन यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसके आगे एक और बहुत बड़ा तंज कसते हुए कहा कि उस बोर्ड पर यह भी लिखा होना चाहिए कि हमारी कोई और शाखा नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने खुद ही अपनी बात को काटते हुए मुस्कुरा कर कहा कि अरे नहीं नहीं, शाखा तो है, बिना शाखा के भला काम कैसे चलेगा। और ये कहकर उन्होंने सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तरफ इशारा कर दिया। जरा सोचिए कि एक तरफ आपके पार्टनर के घर पर जांच एजेंसी की छापेमारी चल रही है और दूसरी तरफ आप कैमरे के सामने बैठकर देश की सबसे शक्तिशाली पार्टी और उसके वैचारिक संगठन पर इस तरह के तीखे बाण चला रहे हैं। ये नज़ारा देखकर सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। शेखर सुमन के उस वीडियो का कमेंट बॉक्स अगर आप खोलकर देखेंगे तो आपको हजारों ऐसे कमेंट्स मिलेंगे जहां लोग उनकी इस बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि शेखर जी, आप इस देश की असली आवाज़ हैं, आप बिना डरे सच बोल रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं और इस दौर में आपके जैसे हिम्मत दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग हैरान हैं कि जहां बड़े बड़े नामी गिरामी लोग सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, वहां शेखर सुमन इतनी बेबाकी से कैसे खड़े हैं। हालांकि इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत से समझदार लोग सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि YouTube पर जो भी वीडियो अपलोड होते हैं वो पहले से ही रिकॉर्डेड और एडिटेड होते हैं और उन्हें बहुत पहले ही बनाकर बैंक में रख लिया जाता है और शायद ये वीडियो भी उस छापे से पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था, इसीलिए इसमें ये सब बातें दिखाई दे रही हैं।
लेकिन अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखें तो उसमें जिन मुद्दों का जिक्र किया गया है वो बिल्कुल हाल फिलहाल के और बेहद ताज़ा मुद्दे हैं, जिससे ये साफ होता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हो सकता। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई शेखर सुमन को किसी का डर नहीं है, या फिर आने वाले समय में वो भी बाकी लोगों की तरह खामोश हो जाएंगे। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि राजनीति की बिसात पर कब कौन सा मोहरा किस तरफ पलट जाए ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने देश के सामने एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि आज के इस आधुनिक दौर में जब हम खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, तब एक कलाकार के लिए एक साफ सुथरा और हल्का फुल्का राजनीतिक व्यंग करना भी इतनी बड़ी बहादुरी का काम क्यों बन गया है? क्या हमारे समाज और हमारी सरकार का हाजमा वाकई इतना कमजोर हो चुका है कि हम एक मजाक को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? आज के दौर में अगर कोई पत्रकार या कोई कलाकार व्यवस्था से सवाल पूछ लेता है या उस पर एक छोटा सा तंज कस देता है तो उसे देशद्रोही या व्यवस्था का विरोधी मान लिया जाता है और उसके पीछे तरह तरह की मुश्किलें खड़ी कर दी जाती हैं। जबकि 90 के दशक में ऐसा बिल्कुल नहीं था, और यही बात सोचने पर मजबूर करती है कि हम विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं या फिर पीछे की तरफ जा रहे हैं। इस पूरे मामले का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है जिसकी चर्चा इस वक्त देश के प्रबुद्ध वर्गों में हो रही है। एक तरफ शेखर सुमन के पार्टनर के यहाँ एक छोटी सी अनियमितता की शिकायत पर तुरंत फेमा के तहत छापेमारी हो जाती है, जो कि कानूनी तौर पर सही भी हो सकती है, क्योंकि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो जांच होनी ही चाहिए और दोषी को सजा मिलनी ही चाहिए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन इसी देश के भीतर जब राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए के गबन और चोरी का गंभीर आरोप लगता है तो वहां पर कोई बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसी दिखाई नहीं देती। वहां पर ना तो ईडी पहुंचती है और ना ही सीबीआई को जांच सौंपी जाती है, बल्कि वहां पर सिर्फ एक स्थानीय स्तर की एसआईटी जांच बनाकर पूरे मामले को बहुत ही शुरुआती स्तर पर रफा दफा कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि इसमें सिर्फ कुछ ही लोग शामिल थे और मामला बहुत छोटा था। अब जनता इस बात को बहुत ही ध्यान से देख रही है और वो सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछ रही है कि जांच एजेंसियों का ये दोहरा मापदंड क्यों है? जो लोग सरकार के करीबी हैं या जो धार्मिक मुद्दों से जुड़े हैं, क्या उनके लिए कानून अलग है? और जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं या कलाकार हैं, क्या उनके करीबियों के लिए कानून का शिकंजा ज्यादा मजबूत हो जाता है? शेखर सुमन ने हालांकि अपने इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी कुछ छोटे वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं और ना ही वो अपने इस अंदाज को बदलने वाले हैं। वो एक कलाकार हैं और समाज का आईना दिखाना उनका काम है और वो इस काम को जारी रखेंगे। अब उनके इस बयान में कितनी सच्चाई है और वो आने वाले समय में अपने इस रुख पर कितने कायम रहते हैं, ये तो भविष्य ही बताएगा। अब ये देखना बेहद अहम होगा कि जीत किसकी होती है। अब सवाल सिर्फ एक अभिनेता, एक वीडियो या एक छापेमारी का नहीं रह जाता। असली मुद्दा ये है कि लोकतंत्र में सवाल पूछने, व्यंग करने और अपनी बात रखने की सीमाएं आखिर कहां तक हैं? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ये सब सिर्फ एक संयोग था या आपको इसके पीछे कोई बड़ी कहानी दिखाई देती है? अपनी सोच और तर्क कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको हमारी रिसर्च, प्रस्तुति और तथ्यों पर आधारित विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस विषय के हर पहलू को समझ सकें। और ऐसे ही दमदार, गहराई से रिसर्च किए गए डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ जिसके पीछे छिपी सच्चाई शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।